हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज हम एक और टॉपिक लाए हैं जो लास्ट ईयर्स में पूछा गया है। 2018, 2020, 2022 में पूछा गया है। ये डिवाइस बेस्ड में आपके पार्ट्स बना रहा हूं। ये हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट वन में हमने क्या कवर किया था? संधारित्र किसे कहते हैं और गोली संधारित्र के लिए व्यंजक और समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक हमने कल के वीडियो में देख लिए थे पार्ट वन में। अब पार्ट टू में हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के बारे में समझेंगे। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे डिराइव किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले तो हम समझ लेते हैं कि अक्षीय स्थिति क्या होती है, निरक्षीय स्थिति क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं। ये एक डिवाइस की हेल्प से मैं आपको पहले समझाऊंगा। ये मान के चल रहे हैं हम, ये हमारे पास है एक कोई चीज है जिसको हम थर्मोमीटर कह सकते हैं। थर्मोमीटर ही है वैसे देखा जाए तो ये। तो यहां पर मैं मान लेता हूं एक कोई आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है और यहां पर एक प्लस क्यू आवेश है। तो अगर माइनस क्यू और प्लस क्यू को कुछ दूरी पर रखा जाए, ये बहुत बड़ी दूरी है, ये दूरी बहुत अल्प होती है, लेकिन अल्प वाले में हम डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ी बड़ी दूरी में आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव को समझा रहा हूं। तो एक कोई आवेश यहां पर हो, एक आवेश यहां पर हो, लेकिन कैसे हो? विजातीय हो। विजातीय का मतलब है एक धनात्मक आवेश हो, एक ऋणात्मक आवेश हो, परिमाण दोनों के बराबर होना चाहिए। मान लीजिए एक 1 कूलम है तो एक -1 कूलम होगा, एक 2 कूलम है तो दूसरा -2 कूलम होगा। और कोई दूरी से, अल्प दूरी से, इनके बीच की दूरी अल्प दूरी हो तो ये अल्प दूरी को हम बोलते हैं 2l। क्या बोलते हैं? 2l। तो ऐसे निकाय को बोला है वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोला है? वैद्युत द्विध्रुव। अभी हमने सारे नोट्स भी बनाए हैं, उसको भी देखेंगे, लेकिन अभी ये वैद्युत द्विध्रुव हम मान के चल रहे हैं ये वैद्युत द्विध्रुव है। इसकी मीन पोजीशन मतलब इसकी जो मध्य में एक बिंदु होता है उसको ओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओ। और अगर हम बात करते हैं कि अगर ये ओ से हम ये जो हमने एक डाइपोल रख दिया है, विद्युत द्विध्रुव रख दिया, उसको आगे बढ़ाते हुए इस टाइप से आगे अगर किसी बिंदु पर निकालते हैं, आगे मान लो ये बिंदु P है, यहां पर निकालते हैं, तो ये स्थिति को हम क्या बोल देते हैं? अक्षीय स्थिति। क्या बोल देते हैं? अक्षीय स्थिति। और अगर ऐसा ही मुख्य जो मूल बिंदु है उसका ओ है, उससे 90 डिग्री पर कहीं किसी बिंदु P पर, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, अगर उस पर निकालते हैं तो ये स्थिति को हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। कौन सी बोलते हैं? निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति डाइपोल की समझ में आया होगा, निरक्षीय आया होगा, और डाइपोल क्या है। लेकिन एक चीज और यहां पर नोट करने वाली है, वो क्या है? सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव कहने से काम नहीं बनेगा, उसको मापन करने वाला जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको समझना होगा, और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि P होता है। जो कि क्या होता है? P होता है। और P को हम बोलते हैं कोई भी एक चार्ज, या तो प्लस वाला चार्ज ले लो या माइनस वाला कोई एक चार्ज लो, और जो डाइपोल है उसकी दूरी ले लो या लंबाई ले लो। तो डाइपोल की दूरी कितनी थी? 2l। और एक कोई आवेश क्या हो जाएगा? Q। तो Q इंटू 2l मिलकर बन जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इतना समझ में आ गया होगा। चलो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं और समझते हैं जो नोट्स बने हैं उस पर। देखिए क्वेश्चन पर समझते हैं। ये पार्ट 2 है हमारा, डिवाइस बेस में या युक्ति पर आधारित जो पार्ट है उसमें। तो क्वेश्चन समझते हैं। विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तथा निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ऐसा का ऐसा ही विद्युत विभव के लिए भी आता है, लेकिन विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक अंतर है। विद्युत क्षेत्र में आपकी क्या होती है? सदिश राशि होती है, तो इसमें दिशा का रोल आ जाता है। और जब हम किसकी बात करते हैं? विद्युत विभव की बात करते हैं, तो वो अदिश राशि होता है, तो उसमें दिशा का रोल नहीं होता है। कुछ कुछ डेरिवेशन सेम होंगे, थोड़ा बहुत कुछ चेंज होगा, मैं इसी में बता दूंगा बाद में। लेकिन पहले तो अभी हम किस पर फोकस करते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर फोकस करते हैं। तो ये विद्युत द्विध्रुव, जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो, जो इस अल्प दूरी को हमने क्या बोल दिया? 2l बोल दिया। इस अल्प दूरी को हमने क्या बोल दिया? 2l बोल दिया। तो इस निकाय को, इस निकाय का मतलब है ऐसा कोई सिस्टम जो बनता है उसको हमने बोला है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव। जैसा कि आप ये समझ रहे हैं, एक पॉइंट, ये एक आवेश यहां पर लिया है, एक आवेश यहां लिया है, ये इसका मीन बिंदु या कोई मूल बिंदु या ओ बिंदु ले लिया है, और वहां से लेफ्ट साइड के आवेश की दूरी l है और राइट साइड के आवेश की दूरी l है। लेकिन
दोनों दूरी कितनी हो जाएगी, L प्लस L कितनी हो जाएगी 2L, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 2L। अब इसी में हमें समझना होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जैसा कि हम अभी बताया मैंने। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो कोई भी एक आवेश, एक धनावेश ले लीजिएगा, एक आवेश लिया और दोनों के बीच की दूरी है द्विध्रुव की लंबाई, तो उससे मिल जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका एसआई यूनिट की अगर बात करें तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा कूलॉम मीटर। कहां से मिला, क्यू से कूलॉम मिल गया और लंबाई से क्या मिल गया, मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र की बात करें तो कूलॉम के लिए होता है एटी और मीटर के लिए होता है एल, तो ए टी एल या एल टी ए भी लिख सकते हैं। सब पर पावर कितनी है, 1 पावर है, तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र। ये हमने यहां पर ये वाली स्लाइड में क्या समझा है, विद्युत ध्रुव क्या है, तो उसको हमने समझ लिया है। विद्युत ध्रुव को मापने के लिए क्या यूज करते हैं, तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण को यूज करते हैं, वो भी हमने लिख लिया, उसकी इकाई लिख ली है, उसका मात्रक लिख लिया है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे स्लाइड में देखते हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं तो पहला पॉइंट हमारा आता है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, यहां पर ये कोई बिंदु आवेश एक है, ये कोई बिंदु आवेश दूसरा है, तो यहां से यहां तक ये यहां पर लिया है ना, ये दूसरा बिंदु आवेश है, तो ये प्लस आवेश मैंने इधर ले लिया है और माइनस आवेश इधर ले लिया है, और दोनों के बीच की दूरी आपको बताई दिया था 2L है, तो मिडिल से लेफ्ट साइड की दूरी L होगी और राइट साइड की दूरी भी कितनी होगी, L होगी। और यहां से मैंने एक बिंदु को आगे बढ़ा दिया, ये यहां पर कोई बिंदु ले लिया है P, और इस बिंदु को हमने कौन सी स्थिति में लिया है, अक्षीय स्थिति में लिया है। कौन सी स्थिति में लिया है, अक्षीय स्थिति में। तो ये बिंदु P को लिया है, तो जो उसका O बिंदु था वहां से दूरी कितनी मानी हमने, R मानी, और अब आपको पता है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी L है, तो B से P तक की दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस L, और A से P तक की दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस L। आई होप ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। हाँ, अब हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, बिंदु आवेश कैपिटल Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि हमें पता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। मान लो अगर वो दूरी क्या है, कोई आवेश से दूरी x है तो वो उसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे, आवेश से वो P की दूरी क्या हो, R हो, तो R स्क्वायर लिख देंगे। तो ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक बहुत जनरल सामान्य सा फॉर्मूला है। लेकिन अब इधर आते हैं, हम डाइपोल के लिए बात करना है, इसलिए इसी प्रकार बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण, पहले प्लस क्यू के कारण निकाल लेते हैं। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एट पी, मतलब ये आपका प्लस क्यू है, इसके कारण बिंदु पी पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने बोला है E1, और माइनस क्यू के कारण जो मिलेगी उसको क्या बोला है E2। तो देखिए E1 निकाला है, तो आपको पता ही है k को हम 1/4π भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो k लिख दिया मैंने, या 1/4π को k भी लिखा जा सकता है, तो k, और प्लस आवेश था, ये प्लस आवेश, और वहां से वहां तक की दूरी, मतलब B से P तक की दूरी कितनी है, R माइनस एल, तो यहां दूरी की जगह पर लिख दिया R माइनस एल। और ये किस दिशा में लग रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये B से P दिशा में लग रहा है, तो ये हमने उसकी दिशा भी बता दी। इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण यहां से ये इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो ये माइनस हो जाएगा और दूरी क्या आ जाएगी R प्लस एल। लेकिन इसकी दिशा किधर है, तो ये इसकी दिशा है P से A की तरफ, ये अलोंग P टू A। लेकिन एक आवेश की विद्युत क्षेत्र किधर है, इधर, दूसरे आवेश की विद्युत क्षेत्र किधर है, इधर, लेकिन हमें तो निकालना है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दोनों को जोड़ दो, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 प्लस E2। यहां तक का अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा एक्सप्रेशन ये आएगा, अभी हम आगे देखेंगे, तो ये एक्सप्रेशन हमारा फाइनल होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है E1 का मान हम ऑलरेडी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल चुके थे, E2 का भी निकाल चुके थे, लेकिन ये प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई हो जाता तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब दोनों में हम देखते हैं क्या कॉमन दिख रहा है, तो के क्यू देखिए कॉमन था, तो कॉमन निकाल लिया। यहां पर 1/r माइनस एल है ना, थोड़ा मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया है, तो इसको आप प्लस कर दीजिए और इसको माइनस कर दीजिए। इसको क्या कर देंगे, ये प्लस का हो गया तो ये प्लस वाला लिख दिया, ये माइनस वाला हो गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप जब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे
सॉल्व करते जाएंगे तो आखिरी में बचेगा यहां पर आपका क्या बचेगा 4RL। 4RL को आप ब्रेक करके क्या बना लेंगे 2R इंटू 2L, और Q आपको पता है Q इंटू 2L को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल जाएगा P मिल जाएगा। तो या फिर माइनस Q इंटू 2L को मिला के भी P बन जाता है, लेकिन हम प्लस वाले हमने यहां लिया तो वो कर लेंगे। तो ये इसको और इसको मिला के क्या मिल गया हमारे पास P मिल गया। फिर बचा कौन है 2R, तो ये 2R को हमने एज इट इज लिख दिया। तो ये हमारा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां तक आई है, लेकिन एक इसकी एक विशेष स्थिति भी होती है। जो विद्युत द्विध्रुव होता है अपने आप में बहुत ही छोटा होता है, और बिंदु जो P जो ले रहे हैं हम अपने अनुसार ले रहे हैं, तो ये दूरी उसकी कंपेयर में क्या होती है बहुत ज्यादा होती है, तो उसको हम विशेष स्थिति बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं, ये हमने यहां तक निकाल लिया था। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई थी अक्षीय स्थिति में, किसमें आ गई थी अक्षीय स्थिति में। लेकिन विशेष स्थिति क्या बोलती है इसकी, यदि R का मान L की कंपेयर में बहुत ज्यादा हो, और डेफिनेटली होता भी है, तब L का मान को हम नगण्य बोल देते हैं। L के मान को क्या मान देते हैं नगण्य मान देते हैं। तो ये वाले समीकरण से हमें क्या मिलता है देखिए 1/4πε0 तो 1/4πε0 होगा, 2p की जगह 2p रहेगा और ये r की जगह r ही रहेगा। लेकिन यहाँ r का पावर कितना, r के स्क्वायर का पावर कितना है 2, तो स्क्वायर का मतलब 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, और एक r ऊपर था तो एक r से r कैंसिल होकर r³ बचेगा। तो फाइनली हमें मिल गया विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 2p/r³, और आखिरी में लिखेंगे न्यूटन पर कूलम। और साथ ही साथ में अगर ऐसा हमारा कोई डेरिवेशन आता है तो हम कहेंगे यही अविष्ट व्यंजक है। ठीक है, जैसा कि आपको स्टार्टिंग वाली स्लाइड में मैंने दिखाया था जैसा कि ये देखिए ये हमें प्रूफ करना था और वो हम प्रूफ कर चुके हैं। वोल्ट अपॉन मीटर भी लिख सकते हैं, ये न्यूटन पर कूलम भी उसकी यूनिट लिख सकते हैं। दोनों ही ऐसा यूनिट होती है किसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ये इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, डाउट भी होता है, और डेरिवेशन कई बार आता भी नहीं है उनको, तो इसको भी थोड़ा सा एक बार अच्छे से हम समझ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन का अगर हेडिंग देखें तो क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले अक्षीय थे, हमने अक्षीय पे निकाली, अब किस पर निकालेंगे निरक्षीय पे। तो निरक्षीय की स्थिति को समझने के लिए हमें एक त्रिभुज वाली शेप को समझना पड़ेगा। देखिए ये है हमारा -q और यहां पर है +q। इस -q और +q के बीच की दूरी जो 2l है वही है, लेकिन मिडिल से दूरी कितनी हो जाएगी, इधर l हो जाएगी और इधर भी l हो जाएगी। अब इसके केंद्र मध्य बिंदु से हमने कोई बिंदु P लिया है 90 डिग्री पर, और उसकी दूरी हमने मान ली है क्या R, और हमें पता है ये कोण अगर माना हमने थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा थीटा, क्योंकि मध्य बिंदु से ये इनके बीच की दूरी सेम है, तो 90 डिग्री है, तो ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी सेम। तो ये वाली दूरी को AP को भी हमने क्या माना x माना, और इसी प्रकार से B से P तक की दूरी को भी क्या मान लिया x मान लिया, ये दूरी समान हो गई। अब हम आते हैं यहां पर, देखिए बिंदु B पर कैसा आवेश रखा है धनात्मक आवेश रखा है, तो धनात्मक आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होती है बाहर की तरफ। तो ये देखिए बाहर की तरफ एरो लगा है, ये बाहर की तरफ एरो लगा है। इसी विद्युत क्षेत्र को हमने बोल दिया है E1। क्या बोल दिया बच्चों E1 बोला हुआ है। इस विद्युत क्षेत्र को हमने बोल दिया है E1। ये वाले विद्युत क्षेत्र को हमने बोल दिया है E1, कौन सा धनात्मक वाले ने बनाई जो, और जो ऋणात्मक वाले ने जो बना रहा है, ऋणात्मक की विद्युत क्षेत्र की रेखा किधर होती है ऋण आवेश की तरफ होती है। देखिए इधर की तरफ आ रही है तो एरो इधर बना दिया, और ये वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने क्या बोल दिया E2। अब ये तो बन गया, लेकिन आप कोण क्या अब हम देखते हैं, तो ये माना ये कोण थीटा है, तो आपको पता ही है ये वाला कोण अगर यहां से इसके साथ में ये कोण थीटा बना रहा है, तो इसके साथ में जो पैरेलल हमने इसका लिया है द्विध्रुव के पैरेलल वाली जो लाइन ली है, इसके साथ भी कोण क्या हो जाएगा थीटा, और अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा थीटा। तो अब हमने देखा इसके रिजोल्यूशन हो जाएंगे, E1 के भी रिजोल्यूशन हो जाएंगे और E2 के भी रिजोल्यूशन हो जाएंगे। तो E1 के रिजोल्यूशन अगर हम देखें तो दो बनेंगे, एक ये इसके साथ कोण बना रहा है तो इसका रिजोल्यूशन होकर क्या आ जाएगा E1 cos थीटा, इसके साथ में क्या हो जाएगा E1 cos थीटा, लेकिन इसका 90 डिग्री वाला पार्ट किधर है ऊपर की तरफ, तो यहां पर रिजोल्यूशन होकर ये क्या जाएगा E1 sin थीटा।
जिसके साथ कोण बन रहा है उसके साथ में कौन सा कंपोनेंट आएगा, cos थीटा, और उसका 90 डिग्री क्या बनेगा, sin थीटा। अब ऐसा ही देखा कि ये वाली फील्ड जो माइनस क्यू ने बनाई थी उसकी डायरेक्शन इधर है, लेकिन इसके साथ में कोण क्या बना रहा है, थीटा, तो जिसके साथ कोण बना रहा है उसका क्या जाएगा, E2 cos थीटा, और दोनों की दिशाएं क्या है, सेम है, और इसका 90 डिग्री वाला किधर आएगा, नीचे, तो नीचे क्या जाएगा, E2 sin थीटा। लेकिन जैसा कि आपको पता है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में क्या है, समान है, और दिशा में कैसे है, विपरीत है। तो P पर इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि परिमाण में सेम है, सदिश राशि सेम सदिश राशि, और दिशा में विपरीत होती है, तो मध्य बिंदु पर उसका मान कितना हो जाता है शून्य हो जाता है। लेकिन हमने देखा कि जो साइन थीटा कंपोनेंट है वो सेम दिशा में है, E1 बराबर E2 जरूर है, लेकिन दिशा भी क्या है, एक जैसी है। तो दिशा अगर एक जैसी है तो हमने उनको क्या कर दिया, दोनों को एक दिशा में जोड़ दिया। तो ऐसे करके E1 cos थीटा, अब ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, तो मैं अब थ्योरी जो लिखी है या इसका कॉन्सेप्ट है उस पर आता हूं। अच्छा, एक चीज और इसमें थोड़ा सा समझा दूं कि हमें जरूरत पड़ेगी ये दूरी की जरूरत पड़ेगी, जिसको x माना है हमने। तो समकोण त्रिभुज हमने लिया APO, ये वाला हमने समकोण त्रिभुज ले लिया है। APO से आपको पता है कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, या लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो इससे हमने एक्स स्क्वायर का मान भी निकाल लिया और x का मान भी, मतलब ये दूरी हमारी क्या गई, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इसी से हमें cos थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो ये त्रिभुज से हमने cos थीटा निकाल लिया। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार यहां पर क्या है, ये वाले इसमें एल है, तो ये एल आ गया, और कर्ण क्या है, कर्ण यहां पर x है तो x आ गया। अब देखिए यहां पर हम आते हैं, चित्र समझ में आ गया होगा। एक बार थोड़ा सा और चित्र को मैं क्लियरिटी के साथ में एक बार फिर से वापस करके दिखाता हूं। देखते जाइएगा क्या क्या कर रहे हैं हम यहां पे। ठीक है, ये हमने इनके कंपोनेंट्स में सब कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पर आते हैं, माना AB एक बेद्वितीय द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी है, 2L है। द्विध्रुव के O बिंदु से निरक्षीय स्थिति पर R दूरी पर बिंदु P माना है, जैसा कि आपने देख रहे हैं यहां से यहां तक की दूरी R ली है और बिंदु क्या माना है, P माना है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ठीक है, अब हमें पता है बिंदु आवेश Q के कारण x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर आपको पता है कि E1 और E2 क्या है, परिमाण में बराबर है, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहां E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत है, अतः एक दूसरे से कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है परपेंडिकुलरली एक दूसरे से, तो वो कैंसिल हो गए। किंतु E1 cos थीटा एवं E2 cos थीटा घटक परिमाण तथा दिशा में समान है, तो इसके कारण वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। लेकिन आपको पता है E1 बराबर किसके हैं, E2 के, तो हमने इसी को क्या मान लिया, E मान लिया। तो E1 की जगह हमने E रखा, E2 की जगह हमने E रखा, और cos थीटा की जगह cos थीटा है, तो 1 E1 और 1 E1 कितने हो गए, 2E cos थीटा। E का मान हमारे पास ऑलरेडी है 1/4 Q अपॉन एक्स स्क्वायर, तो E का मान हमने रखा, ये 2 तो चल ही रहा था, के भी के मतलब 1/4 ऐसा वैल्यू पुट की, तो हमें यहां पर मिल गया के 2Q L अपॉन एक्स क्यू। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां तक करने के बाद में, जैसा कि यहां तक करने के बाद में पहले यहां तक नोट कर लीजिए, फिर इसको हम कुछ पार्ट को इरेज करके इसी वाली स्लाइड में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, यहां से मैं और एक्स्ट्रा टर्म्स बता देता हूं, ये इसको ऊपर वाले को इरेज करता हूं। चलो यहां तक भी कोई अभी हमें सिंपल चीजें हैं, यहां तक कोई। अब देखिए इसी को अगर हम आगे बोलें तो जो परिणामी आया था
इसी को हम बोलेंगे ई निरक्षीय, इसी को क्या बोलेंगे, ई निरक्षीय। और ये बराबर हो जाएगा, जैसा कि आपको पता है कि यहां पर क्या है, Q इंटू 2L, ये Q इंटू 2L से क्या बन जाएगा, P बराबर क्या जाएगा, Q इंटू 2L। तो यहां से देखिए, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा, यहां से तो ये क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L, ये इतना वाला पार्ट क्या हो गया, P। तो ये K को मैं 1/4πε0 लिख देता हूं, और ये हो जाएगा आपका P। और यहां पर ये आ रहा है एक्स क्यू को मैं अभी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकता हूं। अब क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर का मान भी है और एक्स का मान भी है, तो लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का मान, जैसा कि आपको पता है, उससे पहली वाली स्लाइड में हमने देखी, तो एक्स स्क्वायर क्या आया था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और एक्स का मान कितना आया था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2, या रूट भी लगा दो, बात वही है। तो अब मान यहां पर रखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 1/4πε0, पी की जगह पी आ जाएगा, और यहां पर एक्स स्क्वायर का क्या जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये क्या जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहां पर पावर कितनी आएगी 1/2, इस पर पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब एक और आधे को जोड़ेंगे, मतलब डेढ़ डेढ़ कितना होता है, 3/2 लिख सकते हैं इसको। तो इसी को हमने लिख दिया 1/4πε0, इनके बेस समान है तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो डेढ़ हो जाएगा। तो ये किसको क्या लिखेंगे, P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2। और ये हमारा निरक्षीय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई वैद्युत ध्रुव के कारण। लेकिन इसमें भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, विशेष स्थिति। तो विशेष स्थिति में हमने क्या देखा है, विशेष स्थिति में हम ये देखते हैं कि जो R है, यहां पर लिख देते हैं विशेष परिस्थिति या विशेष स्थिति लिख देते हैं। वो विशेष स्थिति मतलब R का मान मच ग्रेटर देन है L के, तो L को नगण्य मान लेते हैं हम। L को क्या मान लेंगे, नगण्य। तो हमारे पास E निरक्षीय क्या आ जाएगा, E निरक्षीय मेरे पास आ जाएगा K लिख दो 1/4πε0 को, यहां पर आ जाएगा P, और यहां पर आ जाएगा आर स्क्वायर, और ये 3, तो ये कैंसिल होकर ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, आर क्यू। तो ये मुझे किस में आ गया, यही अविष्ट व्यंजक है, किसमें, निरक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय और निरक्षीय में दोनों में, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा उनमें दोनों में संबंध भी बता देता हूं, ठीक है। तो अक्षीय और निरक्षीय में संबंध अगर देखें, तो हमने क्या देखा कि भाई जो अक्षीय स्थिति है उसका एक्सप्रेशन अगर देखें तो क्या आया है, ई अक्षीय 1/4πε0, और ये आ जाएगा 2p अपॉन आर क्यू, ये आया है आपका अक्षीय में। और निरक्षीय में अगर हमने देखा, तो निरक्षीय में हमने क्या देखा, हमने देखा 1/4πε0, और ये आ जाएगा p अपॉन आर क्यू। तो इन दोनों में मैंने क्या देखा, अंदर दोनों में मुझे ये मिला कि जो ई अक्षीय होती है वो दुगनी होती है, 2 गुना होती है ई निरक्षीय की, ई निरक्षीय के। आई होप इतना समझ में आया है। अब इसी में एक छोटा सा पॉइंट और मैं ऐड कर देता हूं, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। इसी में ऐड कर देता हूं, अलग से उसका कोई वीडियो या नहीं बनाकर इसी में ऐड कर देता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट नियर अबाउट सेम है, सिर्फ एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो वैद्युत ध्रुव की परिभाषा तो मैंने आपको लिखवा दिया है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखवा दी है, सिर्फ वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। तो देखिए, पहले हम विद्युत विभव हेडिंग लिख लेता हूं, विद्युत विभव किसमें समझते हैं, अक्षीय में। देखो अक्षीय की बात करते हैं तो ये हो गया माइनस क्यू ले लीजिएगा, इसको प्लस क्यू ले लीजिए, और यहां पर ओ है, और यहां से यहां पर मैंने आगे बढ़ाकर कोई बिंदु पी ले लिया है, और यहां पर मुझे ये अक्षीय स्थिति में विभव निकालना है, तो यहां से यहां तक की दूरी r मान लिया, और ये दूरी l होती है, ये तो हमने ऑलरेडी करा है, तो इसमें ज्यादा मैं फोकस ना करके, अब मैं अगर जब इसका एक्सप्रेशन निकालता हूं तो क्या करना है, इसमें डायरेक्शन का हमें ध्यान ही नहीं रखना है, डायरेक्शन का क्या नहीं रखना है, हमें ध्यान नहीं रखना है। तो V1 क्या आएगा, तो V1 आ जाएगा मतलब प्लस वाले के लिए, है ना, इसको माइनस का, इसको अगर कैपिटल क्यू लिया तो इसको भी कैपिटल क्यू लो। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई थी, r माइनस एल,
और यहां से पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक r प्लस एल। तो प्लस क्यू के कारण, ये प्लस क्यू के कारण निकालना है हमें, तो ये आ जाएगा k और q, और दूरी कितनी है यहां से यहां तक r माइनस एल। इसमें वर्ग नहीं आएगा, ध्यान रखिए। विद्युत क्षेत्र में क्या आता है, वर्ग स्क्वायर आता है नीचे, है ना, व्युत्क्रम वर्ग का नियम वाला कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन इसमें वर्ग नहीं आता, एक ही पावर होती है। तो r माइनस एल, अब माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो इसको v2 बोल देंगे, ये k हो जाएगा और माइनस हो जाएगा q, और ये आ जाएगा r प्लस एल। दोनों को जोड़ देते हैं तो v, ये अक्षीय आ जाएगा, v क्या आ जाएगा, अक्षीय आ जाएगा। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, अब आपको पता ही है v1 क्या है, ये प्लस वाला रखो, v2 का माइनस वाला रखो, वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो क्या k q तो कॉमन आ गया, इसमें से क्या बचेगा, 1 अपॉन, यहां बचेगा 1 अपॉन r प्लस एल, और यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन r माइनस एल। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, k, और यहां पर आ जाएगा p, और यहां पर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। या फिर इसको डायरेक्ट लिखूं, मैं इतना भी नहीं लिखना है, तो डायरेक्ट अपन इसको लिख सकते हैं। तो इसका क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, k p अपॉन आर स्क्वायर। ई अक्षी में क्या आया था, k 2p अपॉन आर क्यू, और v अक्षी में क्या आया, k p अपॉन आर स्क्वायर, है ना। बस अब आपको करना है, इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है, इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए एक बार शॉर्ट में कर ही देता हूं ताकि आप लोग समझ पाए थोड़ा सा। ये तो आई होप समझ में आ गया होगा, इसको यहां से हटाता हूं। ठीक है, बताओ, v अक्षीय है तो v अक्षीय चली रहा है हमारा, और बराबर k को k रहने दो, q को q रहने दो, ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 में किया तो ये r माइनस एल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहां पर r प्लस एल हो जाएगा, और इनका आपस में स्क्वायर किया तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में। ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा k, ये q हो जाएगा, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, r तो r ही रहेगा, माइनस एल भी रहेगा, और माइनस का होगा तो ये माइनस का r हो जाएगा, ये माइनस का l हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये आपने देखा कि r से r कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा k, और माइनस को आप चाहे तो इधर ले लीजिएगा, तो q इंटू क्या बचेगा, l और l क्या हो जाएगा 2l, ये माइनस इधर ले लो, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आपको पता ही है P बराबर क्या हो जा सकता है, माइनस क्यू इंटू 2l भी हो सकता है, प्लस क्यू इंटू 2l भी हो सकता है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, इसको आप 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन लिख दो, और यहां पर ये क्या हो जाएगा P, और यहां पर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये किस में आ गया, V अक्षीय आ गया। लेकिन आपको पता है R अगर बहुत ज्यादा बड़ा होता है एल से, तो एल का मान नेग्लिजिबल हो जाता है। तो फाइनली क्या आ गया, v अक्षीय इज इक्वल टू क्या आ गया बताइएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा p अपॉन आर स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। ये आ गया अक्षीय। अब निरक्षीय भी देख लेते हैं इसी का, चलो इसी पे बता देता हूं स्लाइड में, पहले अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखा हमने कि भाई निरक्षीय में क्या है, तो निरक्षीय का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। यहां पर देखिए, ये निरक्षीय में विभव निकाल रहे हैं, निरक्षीय स्थिति में विभव निकाल रहे हैं। तो आपको पता है ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, ये उसका मध्य बिंदु हो गया, और यहां पर कोई बिंदु P लिया है, और यहीं पर हमें निकालना है, ये R दूरी ली थी, यहां से ये दूरी, यहां से ये दूरी, ये x माना था, ये भी x माना था। अब इसमें दिशा का तो कोई रोल ही नहीं है, तो माइनस क्यू से जितनी दूरी होगी प्लस क्यू से भी P की दूरी सेम होगी, लेकिन एक माइनस का विभव आएगा, एक प्लस का विभव आएगा, तो दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो V1 हमने क्या निकाला था, V1 हमने निकाला था k प्लस क्यू अपॉन दूरी क्या है x, दूरी क्या है x, तो x आ जाएगा। और V2 क्या आ जाएगा k, लेकिन आवेश क्या है माइनस क्यू, तो माइनस इधर लिख दिया, q अपॉन x, दोनों को जोड़ा तो v निरक्षीय आ जाएगा, और v निरक्षीय में देखेंगे एक प्लस का वही वैल्यू आ रही है, एक माइनस की वही वैल्यू आ रही, तो कुल वैल्यू कितनी आ गई 0। तो अक्षीय स्थिति में विभव 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर होता है, और निरक्षीय में विभव 0 होता है। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2p अपॉन आर क्यू होती है, और निरक्षीय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन p अपॉन आर क्यू होती है। आई होप चारों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, क्लियर। ओके, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।